मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन, जिसे आप टेक्निकल रेजिग्नेशन जिसे आप हिंदी में तकनीकी इस्तीफ़ा कहते हैं। और इस केस में आप कौन कौन से लाभ के हकदार हैं, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जहाँ तक रेजिग्नेशन की बात है और टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात है, इनके क्या शर्तें हैं, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके समझ में ये आ जाए और आपको ये क्लियर हो जाए कि रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या फ़र्क है, और दोनों केस में किस में फ़ायदा है और किस में आपको लॉस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। और इसे जानने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि इसमें आपको लीव बेनिफिट, एलटीसी, ज्वाइनिंग टाइम पे, टीटीए जिसे आप ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, फिर सीनियरिटी, पे प्रोटेक्शन, जीपीएफ ट्रांसफ़र, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक और रिटेंशन ऑफ लियन, इससे संबंधित जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में ये लाभ लाभ आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव बेनिफिट्स, यानी कि जब आप एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो पिछली जॉब में जो आपका लीव होता है, आपके अकाउंट में जो लीव होता है, तो उसका क्या होता है, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ रूल 9(2) ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972 का जो रूल 9 क्लॉज 2 है, इसमें इसके हिसाब से टेक्निकल रेजिग्नेशन शैल नॉट रिजल्ट इन द लैप्स ऑफ लीव टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि जब आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं, तो इस केस में जो आपके अकाउंट में लीव है वो लैप्स नहीं होता है, यानी कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। द बैलेंस ऑफ अनयूटिलाइज चाइल्ड केयर लीव एज वेल एज अदर लीव्स ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल विल बी कैरी फॉरवर्ड। मीन्स कि आप जो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो जो भी लीव आपके अकाउंट में है, चाहे सीसीएल हो, ईएल हो, एचपीएल हो, वो सारे के सारे लीव आपके नेक्स्ट जॉब में फॉरवर्ड हो जाता है वहाँ पर। इसलिए आपको लीव में कोई लॉस नहीं होता है। और दूसरी चीज़ देखिए कि एज पर रूल 39D ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972, इन केस ऑफ परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईएल एचपीएल एट हिज क्रेडिट सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 300 डेज। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है, आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, चाहे वो पीएसयू हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इस केस में जो आपके अकाउंट में ईएल या फिर एचपीएल बचा हुआ है, उसको आपको उसके बदले में आपको कैश दिया जाता है, यानी कि जो उसका कैश बनेगा वो आपको पे कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू 300 डेज, यानी कि 300 दिन से ज़्यादा दोनों मिला के आप नहीं ले सकते हैं। और वही 300 डेज का कंडीशन यहाँ भी है कि आपको आप उसका इनकैश करवा सकते हैं। और जो जिस डिपार्टमेंट से आप छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हुए हैं, तो ये डिपार्टमेंट आपको उसका कैश दे देगा। उसके बाद जो आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ एलटीसी, एंटाइटलमेंट ऑफ एलटीसी में बी कैरीड फॉरवर्ड in case of a central government servant who joins another post after having submitted technical resignation, कि जो आपका एलटीसी है, जो प्रीवियस जॉब में जो आपका एंटाइटलमेंट है, तो वो एलटीसी जो बचा हुआ है या जो एक्रूइंग है, जो भी बचा हुआ आपका एलटीसी है,
वो आपके नेक्स्ट जॉब में फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि एलटीसी का भी आपको लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। इसके बाद है ज्वाइनिंग टाइम और ज्वाइनिंग टाइम पे की बात है। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग टाइम में देख लीजिए कि ज्वाइनिंग टाइम में क्या होता है कि ज्वाइनिंग टाइम फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिजल्ट्स ऑफ अ कम्पिटिटिव एंड इंटरव्यू ओपन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अदर्स। पहला कंडीशन जान लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्पिटिशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, जिसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी एग्ज़ाम दे सकता है और बाहर के भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे सकता है, यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन ना हो, वो ओपन एग्जामिनेशन है जिसमें इंटरव्यू हुआ है और उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड परमानेंट प्रोविजनली स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यानी कि जो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर परमानेंट या प्रोविजनली परमानेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, विल बी एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम। इनको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा अंडर सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979, यानी कि इनको सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1979 के तहत ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम विल बी इंक्लूडेड एज क्वालिफाइंग सर्विस इन द न्यू जॉब। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलता है वो भी आपके सर्विस में काउंट किया जाता है, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस का पार्ट बनता है। तो यहाँ भी आपको लॉस नहीं है। अब बात हम करते हैं ज्वाइनिंग टाइम पे की। तो ज्वाइनिंग टाइम पे गवर्नमेंट सर्वेंट on joining time shall be regarded as on duty during that period and shall be entitled to be paid joining time pay equal to the pay which was last drawn before relinquishment of charge in the old post। तो दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग टाइम जो है, ज्वाइनिंग टाइम को ओडी माना जाता है, और जब इसे ओडी मान लिया जाता है तो उस पीरियड का जो भी आपका सैलरी होता है उस सैलरी आपको दे दिया जाता है। ही विल ऑल्सो बी एंटाइटल टू डियरनेस अलाउंस इफ एनी अप्रोप्रिएट टू द ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि आपके बेसिक पर अगर कोई डीए एडमिसिबल है तो डीए भी आपको मिलेगा। इन एडिशन ही कैन ऑल्सो ड्रॉ compensatory allowance like house rent allowance as applicable to the old station from which he was transferred। तो इस टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में देखिए कि आपको एचआरए भी दिया जाता है। कंपनसेटरी अलाउंस जो कोई भी है उसके अलावा आपको एचआरए भी मिलता है, जो कि आप ओल्ड स्टेशन यानी कि जहाँ से आप छोड़कर जा रहे हैं वहाँ जो एप्लीकेबल रेट है उस रेट पर आपको एचआरए भी मिलेगा। जो ये ज्वाइनिंग टाइम पीरियड है इसका ही शैल नॉट बी अलाउड कन्वेंस अलाउंस और परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि आपको जो परमानेंट टीए मिलता है, रेगुलर टीए मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा इस केस में, चूँकि आप ड्यूटी पर नहीं थे। तो अब इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसे आप शॉर्ट में टीटीए के नाम से जानते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है कि फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अ competitive and or interview open to government servants and other central government employees and permanent state government employees shall be entitled to transfer traveling allowance। दोस्तों जान लीजिए शर्त वही है कि ये ओपन कंपटीशन है जिसमें इंटरव्यू के आधार पर कंपटीशन और फिर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी हो सकते हैं और बाहर के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इस केस में आपको टीटीए जिसको आप ट्रांसफ़र ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं वो भी एडमिसिबल है। हाउएवर टेम्पोररी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विद लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर कॉन्टिन्यूस सर्विस वुड नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर टीए एज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ज्वाइनिंग टाइम पे अंडर ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। दोस्तों एक बात क्लियर हो जाइए, लेकिन अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनका रेगुलर सर्विस जो है वो 3 वर्ष से कम का हुआ है और इस केस में अगर उनको टेक्निकल रेजिग्नेशन का लाभ दिया जाता है तो उनको टीटीए नहीं मिलता है इस केस में, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग टाइम पे नहीं मिलता है, इसलिए उनको टीटीए भी नहीं दिया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं सीनियरिटी की। अब सीनियरिटी का क्या होगा जब आप यहाँ से छोड़ के चले गए। ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन सीनियरिटी इन द पोस्ट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन सब्सटेंटिव बेसिस कंटिन्यू टू बी प्रोटेक्टेड। दोस्तों ध्यान रखिए कि जिस पोस्ट को आप छोड़ कर गए हैं उस पर आपका सीनियरिटी बना रहेगा, उस पोस्ट पर जो आपका सीनियरिटी है वो बना रहेगा, और इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों बना रहेगा, आप तो छोड़ के चले गए हैं। However, in case of government servant deciding to rejoin his substantive post, the period spent in another department which he had joined after submitting his technical resignation will not count for minimum qualifying service for promotion in the higher post। दोस्तों आप जब
अगर आप जब आप जॉब छोड़ के दूसरा जॉब को ज्वाइन किए हैं और एक परमिसिबल पीरियड होता है 2-3 इयर्स, जिसको आप लियन कहते हैं, उस पीरियड में आपका लियन रहता है उस पोस्ट पर, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो अगर आप अपने जो जिस पोस्ट को आपने छोड़ा था उसी पोस्ट पर आप फिर ज्वाइन करते हैं तो आपका सीनियरिटी बना रहेगा। लेकिन अगर प्रमोशन की बात आती है तो जितना दिन आप दूसरे डिपार्टमेंट में टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद आपने काम किया था, उस पीरियड को प्रमोशन के लिए क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। मीन्स उस पीरियड को माइनस कर दिया जाएगा अगर प्रमोशन की बात आती है अपने डिपार्टमेंट में जहां से आप छोड़ के गए थे उस पोस्ट पर। अब इसके बाद दोस्तों बात करने जा रहे हैं कि पे प्रोटेक्शन एलिजिबिलिटी ऑफ पास्ट सर्विस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। अब देखिए, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू अनदर पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ पे इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सो एंड सो सर्कुलर 1965 रीड विद प्रोविजन FR 22B। दोस्तों आपको पे प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में जब दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। दस इफ द पे फिक्स्ड इन द न्यू पोस्ट इज लेस देन हिज पे इन द पोस्ट ही होल्ड्स सब्सटेंटिवली, ही विल ड्रॉ द प्रिजम्पटिव पे ऑफ द पोस्ट ही होल्ड्स सब्सटेंटिवली एज डिफाइंड इन FR 924। कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर जिस पोस्ट पर आप छोड़ के गए हैं वहाँ जो आपका सैलरी फिक्स किया गया है, अगर वो पिछले पोस्ट से जिसको आपने छोड़ा है उससे कम बनता है तो जो इस पोस्ट पर आपका सैलरी था वही वहाँ पर आपको दिया जाएगा। पास्ट सर्विस रेंडर्ड बाय सच अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द मिनिमम पीरियड फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट इन द न्यू पोस्ट सर्विस कैडर इन द गवर्नमेंट अंडर द provision of FR 26 read with Rule 10 of CCS Revised Pay Rules 2016। दोस्तों दूसरी बात है अब एनुअल इंक्रीमेंट की, कि एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो पीरियड यहाँ आपने काम किया है और दूसरे डिपार्टमेंट में चूँकि आपका सर्विस ब्रेक नहीं हुआ है तो ड्यू डेट पर ही आपको एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मीन्स इस पिछले पोस्ट पर जितना दिन रहा था और वहाँ पे जितना दिन रहा है तो ये दोनों मिला के अगर आप एलिजिबल हैं इंक्रीमेंट के लिए तो आपको दिया जाएगा। यहाँ मीन्स आपका इंक्रीमेंट भी लॉस नहीं होता है। इन केस द गवर्नमेंट सर्वेंट रिजॉइंस हिज अर्लियर पोस्ट ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंक्रीमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द पोस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने पोस्ट पर वापस आ गए हैं फिर ज्वाइन कर लिए हैं पुराने पोस्ट पर तो वहाँ भी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। मीन्स वहाँ गए और या फिर वापस आए, इस केस में आपको इंक्रीमेंट का लॉस नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड रहेगा, इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं GPF ट्रांसफ़र की। दोस्तों आपका जो GPF जो अकाउंट है वो टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में आपका GPF जो है अगले ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये रूल 35 ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 के हिसाब से आपके अगले ऑफिस को, जिस ऑफिस में आपने ज्वाइन किया है टेक्निकल रेजिग्नेशन के बाद, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसके बाद करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ पेंशन स्कीम। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पेंशनेबल डिपार्टमेंट में थे जहां आपको GPF कम पेंशन स्कीम था, अगर वहां से आप 1/1/2004 के बाद भी आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में आप दूसरे पेंशनेबल डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं जहां भी पेंशन था, तो उस केस में आप पेंशन के हकदार वहां भी होंगे। दे विल दस कंटिन्यू टू बी कवर्ड अंडर CCS पेंशन रूल्स 1972 इवन इफ दे ज्वाइन द न्यू पोस्ट आफ्टर 1/1/2004। अगर 2004 के बाद भी आपने ज्वाइन किया है तो आपको पेंशन मिलेगा, बशर्ते कि आपके जिस पोस्ट से आपने रिजाइन किया है वहाँ उस डिपार्टमेंट में उस पोस्ट के लिए पेंशन हो, और दूसरी बात है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ भी पेंशन हो, तो इस केस में आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम की। तो न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो इन केस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम, द बैलेंस स्टैंडिंग टू देयर पर्सनल रिटायरमेंट अकाउंट अलॉन्ग विद देयर प्लान विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द न्यू ऑफिस। दोस्तों आप क्लियर हो जाइए कि अगर आप न्यू पेंशन के अंदर कवर्ड हैं तो टेक्निकल रेजिग्नेशन देने के बाद आपका जो पेंशन अकाउंट है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को
फॉरवर्ड हो जाएगा जहां आपने ज्वाइन किया है। और इसके बाद जो 10वां है, ट्रांसफ़र ऑफ सर्विस बुक फ्रॉम पैरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट। अब इसके बाद है SR 190 सप्लीमेंट्री रूल 198 के हिसाब से जो आपका सर्विस बुक है वो आपके नेक्स्ट ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टेक्निकल रेजिग्नेशन के केस में। और इसके बाद जो 11वां नंबर है ये है रिटेंशन ऑफ लियन। तो दोस्तों ये लियन की जो बात है इस पर मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि लियन क्या होता है और कितने दिनों तक आप दूसरे जॉब में रहने के बाद फिर अपने ओल्ड पोस्ट पर वापस आ सकते हैं। तो यही है लियन, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और जानकारी मिल गई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।